भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अगले 1 घंटे के लिए या तो फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल लें, स्विच ऑफ कर लें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट कर लें, क्योंकि क्या पता हमारी आपकी अंतिम मुलाकात हो, दोबारा रूबरू होने का मौका न मिले। तो 1 घंटे हम लोग अगर मिल रहे हैं तो ठीक से मिले, तन से भी यहीं रहें, मन से भी यहीं रहें, बाहर न जाने पाए। सबसे पहले वीरभूमि श्री गंगानगर को प्रणाम करता हूँ। श्री गंगा सिंह जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजस्थान के उन सभी वीर सपूतों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए सौरभ जी और हिंदुस्तान मेरी जान की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मानव निर्मित कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं होती। मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ता है, और हम मानव निर्मित समस्या से ही परेशान हैं। हम लोग गर्मी से परेशान नहीं है, वो दैविक समस्या है, लेकिन बहुत परेशान नहीं है। हम भूकंप से ज़्यादा परेशान नहीं है, हम बाढ़ से बहुत परेशान नहीं है, हम तूफान से नहीं परेशान हैं। ये दैवीय समस्याएं हैं। हम किससे परेशान हैं? घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, हथियार तस्करी, किडनैपिंग, फिरौती, अपहरण, धर्मांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, अलगाववाद, आतंकवाद, इसी से परेशान है, या भूकंप, बाढ़, सुनामी से परेशान है? जोर से बोलिए जरा। ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको केवल सुनना नहीं है, लगातार बोलते जाना है मेरे साथ। हम वन वे संवाद नहीं करते, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम मानव निर्मित समस्याओं से परेशान है या दैवीय समस्याओं से परेशान है? जोर से बोलिए जरा। और मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती नहीं। मैं एक वकील के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक इंजीनियर के नाते कह रहा हूं। पहले मैं इंजीनियर था, वकालत तो मैंने बाद में किया। और मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना है। जितने धार्मिक कार्य होते हैं, आप लोग तो कथा कराते रहते होंगे, सारे संत जन 4 वाक्य बोलते हैं: धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इसमें मेरी अपनी समझ है, इस चारों वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना होती है। अधर्म का नाश करने से देश का कल्याण होता है, अधर्म का नाश करने से विश्व का कल्याण होता है। और भगवान श्री राम धर्म की जय करने नहीं आए थे, कथा सुनाने नहीं आए थे। भगवान श्री राम क्या करने आए थे? जोर से बोलिए जरा। भगवान श्री कृष्ण क्या करने आए थे? भगवान परशुराम क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। सब कुछ वेदों में लिखा है, सब कुछ पुराणों में लिखा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल गई है, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में राम मंदिर है और सिंगापुर में राम नीति है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है। क्यों? चीन में कृष्ण का मंदिर भले नहीं है, लेकिन चीन में कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पास राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, महावीर मंदिर है, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, सिखों का गुरुद्वारा है, सब कुछ है जहां से धर्म की जय होती है। अधर्म का नाश करने वाला हमारे पास सिस्टम नहीं है। और इसीलिए हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, दुनिया के कई देश उससे ऊपर उठ चुके हैं। सिंगापुर में सतयुग है, भारत में कलयुग है। सवाल यह है, रामकृष्ण महावीर के देश में कलयुग क्यों है? भगवान बुद्ध के देश में कलयुग क्यों है? हमारे 10 गुरुओं के देश में कलयुग क्यों है? सिंगापुर में क्यों सतयुग है? कभी सोचा ही नहीं। अरे जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, बाकी तो छोड़ो, आजकल तो दुबई में भी सतयुग है कि नहीं है? कभी सोचा ही नहीं। मुझे एक बात खुद सोच समझ के बताना, भारत की कौन सी समस्या पूरी दुनिया में है? भारत की कौन सी समस्या का इलाज नहीं हो सकता? भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है? कोई नहीं। सोचना, आराम से सोचना। तो फिर गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है, पहले 4 वर्ण थे और चारों का काम का बंटवारा था। ब्राह्मण का काम था धर्म की जय करना, और क्षत्रिय और राजा और शासक का काम था अधर्म का। आज राजवाड़ा नहीं रह गया, अब सरकार बन गई। तो आज की डेट में समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का काम है अधर्म का नाश करना। गाय की सेवा करना धर्म की जय है, गौशाला चलाना धर्म की, लेकिन गाय की सेवा करने से, गौशाला चलाने से गाय बचेगी क्या? नहीं। गाय तब बचेगी जब गौ तस्कर जेल में होगा, और गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। शासन। आप गौशाला चलाइए, गाय को खिलाइए पिलाइए, 6 साल उसको गाय को तैयार करिए रोटी खिला खिला के, एक दिन आएगा गौ तस्कर आपकी गाय लेके जाएगा, काट के खा जाएगा। लो कर लो बात। इसलिए समाज तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शासन अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये समस्या है। और हम लोग आजकल देखते हैं व्हाट्सएप पे खूब चलता है, जागो हिंदू जागो। व्हाट्सएप पे आपके आता है कि नहीं आता? जागो हिंदू जागो। मैं ये हिंदुओं को जगाने वालों से पूछना चाहता हूं, हिंदू जाग के क्या कर सकता है बताओ? होना चाहिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, लेकिन उल्टा चल रहा है, जागो हिंदू जागो जागो। अरे जाग के हिंदू क्या कर लेगा? कन्हैया लाल जागे थे ना, उदयपुर के कन्हैया लाल जाग गए थे, लिखा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। क्या हो गया? जोर से बोलिए जरा। गला काट दिया। कन्हैया लाल जागे तो गला कट गया। जिन लोगों ने कन्हैया लाल का गला काटा उनका गला कटा क्या आज तक? जोर से बोलिए जरा। नहीं। उमेश कोल्हे जागे तो गला काट दिया। उमेश कोल्हे का गला काटने वालों का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कश्मीर में जिन लोगों ने 1990 में नरसंहार किया था उनका गला कटा क्या? 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया उनका गला कटा क्या? नहीं। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। उल्टा बोलना शुरू करिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। ये मेरे हाथ में माचिस है। इस अच्छे खासे भवन को, जो स्वर्ण रंजित दिख रहा है हमको, गोल्डन कलर का दिख रहा है,
इसको जलाने के लिए एक पूरी माचिस चाहिए या एक तीली चाहिए? जोर से बोलिए जरा। एक तीली। इस एक तीली से, आप ही की माचिस है, मैंने अभी दीपक प्रज्वलन के बाद ही उठाया, मैं लेके नहीं आया था। इस पूरे भवन को, इतने अच्छे खासे हॉल को, इस विवाह स्थल को, इस कार्यक्रम स्थल को जो इतना भव्य बना हुआ है, दिव्य बना हुआ है, इसको जलाने के लिए पूरी माचिस चाहिए या सिंपल एक तीली चाहिए? जोर से बोलिए जरा। एक। ऐसे किसी देश को बर्बाद करने के लिए 20-50 कानून नहीं चाहिए, एक कानून पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। और हमारे पास तो एक कानून नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दिया सलाई है, पूरा का पूरा माचिस हमारे पास है। इसी दिया सलाई को मैं मिटाने पे लगा हुआ हूं, इसी के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। एक बात हमने कभी सोचा ही नहीं, जिसकी नीयत खराब है वो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा? जोर से बोलिए जरा। बुरा काम। अंग्रेज यहां पे देश को आबाद करने आए थे या देश को बर्बाद करने आए थे? तो अंग्रेज, इसका मतलब अपने शासन में जितने भी नियम कानून बनाए वो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया होगा, आबाद करने के लिए? तो हमारी सरकार जैसे बनी, जैसे ही देश आजाद हुआ, हमारी सरकारों का क्या काम था? सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर देते। मुगल यहां देश को आबाद करने आए थे, कब्जा करने आए थे, बर्बाद करने आए थे, लूटने बांटने आए थे, या भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने आए थे? जोर से बोलिए जरा। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, हमारे वाले सरकारों को क्या करना था? सारे मुगलिया नियम कानून खत्म कर देते। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे। 75 साल पहले विभाजन हुआ था। जिस पाक नापाक की सोच ने देश का विभाजन कराया था, और ये पाक नापाक की सोच जिस स्कूल से जनरेट होती है, उन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? जोर से बताइए। बढ़ रही है। तो अगर उन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है तो पाक नापाक की सोच बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है। तो अगर स्कूल बढ़ रहे हैं, सोच बढ़ रही, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये मजहब के आधार पे जब देश का विभाजन हो गया, तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। जब सारे भारतीय हैं तो फिर मजहब के आधार पे भेदभाव क्यों? माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? जब सारे भारतीय एक समान हैं, मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया, तो फिर मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय क्यों? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा क्यों? लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहा है। क्यों चल रहा है? 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो 83 करोड़ को मुफ्त में राशन मिल जाए, बाकी सरकार कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जीडीपी बढ़ाने पे लगे हुए हैं, आपका कारोबार बढ़ जाए, बस बात खत्म हो गई। आपकी अगर एक पेट्रोल पंप है तो 3 पेट्रोल पंप हो जाए, आपके जीवन का एक ही टारगेट है और कोई टारगेट ही नहीं। आपका एक फार्म हाउस है तो 2 फार्म हाउस हो जाए, अगर वैगनार आ गई है तो सिया किया आ जाए, सिया किया आ गई है तो मर्सिडीज आ जाए। इतना ही सपना है, उसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि भारत में जो खतरे चल रहे हैं आपको बताया नहीं गया। श्री गंगानगर के अलावा कितने लोगों को पता है कि श्री गंगा सिंह जी ने नहर बनाई थी? किसको पता है? और आप ही को कौन सा पता है? आपके बच्चों को पता है क्या? आपने तो चलो बता दिया होगा, स्कूल में उसको पढ़ाया क्या? नहीं। यहां कितने जैन है? जरा हाथ उठाएं। जैन। आपके छोटे बच्चों को, तुम जैन हो बेटा, खड़ी हो जाओ। 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म क्या है बताओ? 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म। अरे जैनिज्म के 5 मुख्य टेनेट्स क्या हैं? जैन पंथ के 5 मुख्य टेनेट क्या हैं? बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इसके लिए। बड़ा संस्कारी परिवार है, कम से कम जैन है, 5 टेनेट तो पता है।
अच्छा, आपकी सिस्टर है? ओ ठीक है। कड़वी सच्चाई यही है, सिखों के बच्चों को 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म नहीं पता, बौद्ध के बच्चों को 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म नहीं पता। मैं वेद पुराण उपनिषद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जैन के बच्चों को 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म नहीं पता, सनातनियों को, हिंदुओं को 10 टेनेट्स ऑफ सनातन नहीं पता। स्कूल में वेद पुराण पढ़ाया नहीं जा रहा है, उपनिषद पढ़ाया नहीं जा रहा है, अष्टांग योग पढ़ाया नहीं जा रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि पढ़ाया नहीं जा रहा। तो उसमें आपकी गलती नहीं है। बात यह हो रही थी कि माचिस की एक तिली, आज की डेट में घुसपैठ की खूब चर्चा होती है ना। एक और चर्चा हो रही है SIR। कितने लोगों ने SIR के बारे में सुना? वो SIR की मेरी PIL है। मैंने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और टेंटेटिव आंकड़े दिए कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। कृपया पूरे देश में डोर टू डोर फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। तो जब मैंने PIL फाइल किया तो कोर्ट को भी लग रहा था कि 5 करोड़ बहुत ज्यादा बता रहे हैं। उस मेरी PIL के बाद 20 बड़े दिग्गज वकील आके खड़े हो गए। एक तरफ मैं छोटा सा और दूसरी तरफ 20, और 20 में कौन? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे बड़े दिग्गज। उसके बाद बिहार में SIR हुआ और कितने फर्जी वोट पाए गए? जोर से बोलिए जरा। 65 लाख। फिर मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हो रही थी, बोले साहब आपने आंकड़ा तो 5 करोड़ दिया और कम दिया है, पूरे भारत में 7 करोड़ होने जा रहा है। तो घुसपैठ एक समस्या है, फर्जी वोटिंग एक समस्या है। इसका मूल कारण क्या है, समाधान क्या है, वो मैं चर्चा करता हूं। मैंने कहा था ना, एक तिली एक घर जलाने के लिए पर्याप्त है और भारत में सैकड़ों तीलियां हैं। उसी में से एक तिली है ये आधार एक्ट। ये घटिया सड़ा हुआ कानून तत्काल अगर बदला नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून खुद ही कहता है कि जो भारत में 6 महीने रह लिया है उसका आधार बन सकता है। यह कानून कह रहा है। वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कुकी हो, कुछ भी हो, 182 दिन अगर रह लिया है, 365 दिन में से 182 दिन अगर रह लिया है, उसका आधार बन सकता है। बॉर्डर पे मैं गया, सिलीगुड़ी गया, जलपाईगुड़ी गया, असम बॉर्डर में गया, बिहार बॉर्डर गया, बंगाल बॉर्डर गया। वहां 2000 रुपए में घुसपैठी आराम से आ जाते हैं। वहां रेट है, गाय को बाहर जाने का रेट 500 रुपए है और इंसान को अंदर लेने का रेट 2000 रुपए। अब इतना भ्रष्टाचार भारत में क्यों है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है? क्योंकि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है, यहां तो केवल तारीख पे तारीख होती है। यहां तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले वालों को फांसी नहीं हुई, तो बेचारा जो 2000 ले रहा है उसको कैसे फांसी हो जाएगी? तो कानून का खौफ नहीं है, तो बॉर्डर वाला 2000 रुपए में घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है। एक परिवार 10 आदमी का आया, उसका 20,000 रुपए बन गया। महीने में अगर उसने 10 परिवार अंदर कर दिए तो उसका 3-4 लाख रुपए काम हो गया। तो घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। अब आ क्यों रहे उसके पीछे ये कानून है, क्योंकि ये आप लोगों को पता हो चाहे ना पता हो कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार बनता है और 6 महीने में रहने वालों को आधार बनता है, लेकिन पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी को इस कानून के बारे में पता है कि भारत के पास ऐसा सड़ा हुआ कानून है कि जैसे ही जाओ 6 महीने रहो, किसी पार्षद और प्रधान से लेटर हेड पे लिखवा लो और तुम्हारा आधार बन जाएगा। वो एजेंट उनको बता रहे। अंदर आया, आपके श्री गंगानगर में जमीनें खाली पड़ी हैं, कहीं चला गया, वहीं रह लिया।
लेबर का काम करने लग गया, कुछ काम करने लग गया, वहीं रहने लग गया। उसके बाद पार्षद प्रधान के आपको मिला लिया। पार्षद प्रधान से बोला देखो भाई साहब 6 महीने से ही रह रहा हूँ, मैं रहने वाला बंगाल का हूँ। नहीं बताएगा बांग्लादेश, कहेगा मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, एक काम करो मेरा आधार बनवा दो। एक काम करो पार्षद जी, मैं तुम्हारे घर का काम करता रहूंगा, झाड़ू पोछा करता रहूंगा, इतना काम कर दो, एक लेटर हेड पे लिख के दे दो, हम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। एक काम करो प्रधान जी, तुम्हारी खेती बाड़ी हम करते रहेंगे, तुम्हारी खेती में मदद करते रहेंगे, तुम्हारे फार्म हाउस में हम काम करवाते रहेंगे, बस हमें एक लेटर पे लिख के दे दो कि मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। पार्षद प्रधान को भी नहीं पता कि बड़ी साजिश क्या चल रही है, और पता भी होगा तो उनको कुछ काम मिल रहा है फ्री में, तो लेटर पे लिख के दे दिया भैया ठीक है 6 महीने से रह रहा है। तो कॉमन सा। और आधार कहाँ बनता है? पहले तो आधार तहसील में बन रहा था, पहले आधार पोस्ट ऑफिस में बन रहा था। आजकल हमने आधार को रोजगार का जरिया बना दिया, उसके लिए हमने कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश में खुलवा दिए, प्राइवेट लोगों को दे दिया। अब आधार बनाने का रेट 1000 रुपये, अगर कोई भारतीय बनवाएगा आधार वो कितना देगा? 100 रुपये देगा, क्योंकि 100 रुपये रेट है। पैन कार्ड का भी रेट 100 रुपये है, आधार का भी रेट 100 रुपये है। लेकिन जब बांग्लादेशी बनवाएगा तो 2000 देगा। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, किसका आधार बनाना उसके लिए बढ़िया, जोर से बोलिए जरा। कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान आ जाए, उसका बढ़िया काम चलेगा। तो बॉर्डर पे जो बैठा है उसका बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि जितने घुसपैठिए आएंगे उसको पैसा मिल रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर वाले को बढ़िया फायदा कि जितने बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या आएंगे, उसकी दुकान और बढ़िया चलेगी। पार्षद प्रधान को बढ़िया फायदा कि उसको एक आदमी ऐसे मिल गया, बिना पैसा नहीं लेता, फिर भी उसका काम करता जा रहा है। अब जैसे ही आधार बन गया, आधार दिखा के वो तहसील के दलाल को 2000 देता है, राशन कार्ड बनवा लेता है। जैसे ही 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम के दलाल को 2000 देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपये देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर पार्षद जी के पास आया, प्रधान जी के पास आया, क्योंकि कोई न कोई इलेक्शन तो आने वाला है, या तो पार्षद का चुनाव होगा, नहीं प्रधान का चुनाव होगा, नहीं तो विधानसभा का चुनाव होगा, नहीं तो लोकसभा का चुनाव होगा। हमारे देश में हर साल एक चुनाव आता रहता है। उसी पार्षद प्रधान को बोला देखो साहब, ये आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं और ये 5 डॉक्यूमेंट हमारे पास बन चुके हैं, अब एक काम करो, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। पार्षद प्रधान करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए जरा। या तो माल पानी मिल गया, या फ्री में काम वाला मिला हुआ है तो वो उसको करवा दिए। और जैसे वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, उसके बाद वो जनधन खाता खुलवा लेगा। जनधन खाता खुलवाएगा, किसान सम्मान निधि लेगा। जनधन खाता खुलवाया, गरीब पार्षद प्रधान ने बोला तू मेरा काम और बढ़िया मेहनत से कर, तेरे को मैं 3.5 लाख रुपए वाला मकान भी दिलवाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास वाला। वो भी हो गया। बोले काम कर, तेरा राशन कार्ड मैंने बनवा दिया है, तू मेरा बस फ्री में काम करता रह, मैं तुझे राशन भी दिलवाऊंगा। और उसके घर में 20-20 आदमी, आपके घर में तो 5 किलो अनाज नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी पूरा बड़ा वाला कट्टा लेके जा रहे हैं, 100-100 किलो गेहूं लेके जा रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, उसका वजीफा आ रहा है। गरीबी वाला फायदा अलग ले रहे हैं, माइनॉरिटी वाला फायदा अलग ले रहे हैं। इससे बढ़िया पैकेज पूरी दुनिया में नहीं है। और इस पूरी की शुरुआत कहां से हुई? इस एक कारण से। फर्जी आधार बनाना अपराध नहीं, फर्जी आधार बनवाना अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध नहीं, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। भारत सुरक्षित हो रहा है या असुरक्षित हो रहा है? जोर से बताइए जरा। असुरक्षित हो रहा है। आपको हवा नहीं है कि 25 साल के बाद कैसा भारत बनेगा। आपकी आंखों की ना नींद गायब हो जाएगी अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए। अगर भारत की जनता दल गुलामी छोड़ के आवाज नहीं उठाएगी तो 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये इतिहास बता रहा है। 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए। ये किताबों में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आपको पता ही नहीं है। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए। भारत से निकल के 25 देश बने हैं।
और पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए हैं। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, म्यांमार भारत का हिस्सा था, मालदीव भारत का हिस्सा था, ये सब भारत के हिस्से थे। पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए और अभी भी हम शुतुरमुर्ग वाली नींद में पड़े हुए। लेकिन आप कर भी नहीं सकते हो। आप इतना कर सकते हो, सवाल पूछना शुरू कर सकते हो कि साहब ये बताओ, ये घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं, ये चीन में क्यों नहीं आते? कभी आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा करते होंगे, कभी आपने सुना दुबई में कोई घुसपैठिया गया? जोर से बोलिए जरा। चीन में है कोई घुसपैठिया? सिंगापुर में है कोई घुसपैठिया? नहीं। जापान में है कोई घुसपैठिया? भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में राम नीति लागू नहीं है, भय बिन होय न प्रीत, कृष्ण नीति नहीं लागू है, सठे साठम समाचरे। जिन देशों ने राम नीति कृष्ण नीति लागू किया वो देश सुरक्षित हैं, और जिन देशों ने भारत ने लागू नहीं किया इसलिए भारत असुरक्षित है। घुसपैठियों के लिए इससे बढ़िया स्थान कहां मिलेगा? मात्र 15,000 रुपए खर्च करना है, 5 डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसके बाद साल में 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेना है। और ये जो मुफ्त में मकान जा रहा है, मुफ्त में राशन जा रहा है, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, मुफ्त में लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है, किसके पैसे से मिल रहा है? जरा जोर से आवाज बोलिए। अरे लाला जी, किसके पैसे से? आवाज नहीं, शर्मा रहे। किसके पैसे से? हाँ बोलिए, हमारे पैसे से, आपके पैसे से। आपके पैसे से मुफ्त में बंदर बाट हो रखी है। आपका बेटा 500 रुपए लेता है, दोबारा 500 रुपए मांगता है, तो आप उससे पूछते हो कल तो 500 दिया था, आज क्यों 500 मांग रहा है? बहू 1000 रुपए मांगती, अगले दिन फिर मांगती, बोले बहू कल ही तो 1000 दिया था, फिर दोबारा क्यों मांग रही है? और यहां आपके पैसे से घुसपैठियों को मकान मिल रहा है, घुसपैठियों को दुकान मिल रहा है, घुसपैठियों को लोन मिल रहा है, घुसपैठियों को वजीफा मिल रहा है। आपके पैसे से घुसपैठिए मालामाल हो रहे, आप शांत होकर बैठे हुए। फिर दोष मत देना, आपके बच्चे कल को भगाए जाएंगे, आपके मकान पे कब्जा होगा, आपके दुकान पे कब्जा होगा, आपके खेत खलिहान पे कब्जा होगा, तो ये मत कहना हमें किसी ने बताया नहीं। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इस बीएनएस में एक धारा है 152, जो एडवोकेट है अभी कुछ वरिष्ठ, हाँ 152 है, लेकिन जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए धारा 152 है। लेकिन 152 में लिखा नहीं है कि घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, इसमें पूरा नेटवर्क है। यहां से लेकर बंगाल के बॉर्डर तक, यहां से लेकर असम के बॉर्डर तक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। कोई अंदर लेगा, कोई डॉक्यूमेंट बनवाएगा, कोई आधार बनवाएगा, कोई राशन कार्ड बनवाएगा, कोई लाके उसको श्रीगंगानगर में बसाएगा, कोई सूरतगढ़ में बसाएगा, कोई ले जाके उसको हनुमानगढ़ में बसाएगा। पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए नई वाले बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऐसा लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो हमारे बेचारे पुलिस के लोग क्या करें? लगा ही नहीं सकते। बहुत मोटिवेट हो जाए, अगर लगा दे तो जज साहब डांटेंगे, बोले तू कैसे लगा दिया, बता मुझे सेक्शन 111 में इन्फिल्ट्रेशन शब्द कहां लिखा हुआ है। तो ये भी मजबूर, लगा नहीं सकते। आप जाग के भी कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत जाग करोगे तो पुलिस के पास जाओगे, बोले यहाँ घुसपैठी है, पुलिस वाला कहेगा दिखाओ जी बीएनएस में कौन सा चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, बीएनएस में कौन सी धारा है जहां लिखा हुआ है घुसपैठियों को 10-20 साल सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा कानून दिखाएगा, वो भी मजबूर, और सब लोग मालामाल हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो मुगलों के 100% नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे, अंग्रेजों के 100% नियम कानून खत्म करने पड़ेंगे। 1950 के बाद
आधार एक्ट जैसे 50 घटिया कानून चल रहे हैं। इन 50 घटिया कानूनों को तत्काल बदलना पड़ेगा, और बदले तभी जाएगा जब आप लोग आवाज़ उठाओगे, फेसबुक पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, वीडियो बना के लिखो, सांसद से मिलके बोलो, विधायक से मिलके बोलो, सबसे मिलके बोलो। और ज़्यादा नियम कानून नहीं पता केवल इतनी बात बोलो कि भाई साहब ये बता दो सिंगापुर में कितने घुसपैठिए हैं, दुबई में कितने घुसपैठिए हैं, चीन में कितने घुसपैठिए हैं, और भारत में क्यों हैं। इतना सवाल तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इसको आप, कुछ लोग कहते हैं एनआरसी आएगी तब घुसपैठियों की जांच होगी। उसका एग्जाम्पल बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई थी, और उस पीआईएल के बाद असम में एनआरसी हुई थी, और असम की एनआरसी फेल हो गई। जानते कैसे फेल हो गई? जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा तब तक घुसपैठियों ने 5 कागज बनवा लिए। और एनआरसी करता कौन है? लेखपाल, पटवारी, वो जो ग्राम सभा के एम्प्लॉई हैं वही करते हैं। तो जब गए एनआरसी करने, रजिस्टर बनाने, तो फिर उनको 2-2 हज़ार का गांधी छाप पकड़ा दिया। अब वो लेखपाल, पटवारी, वो जो नीचे सिगरेट के कर्मचारी इतने चालाक कि उन्होंने क्या किया, असम के एनआरसी की बात बता रहा हूं। एनआरसी करते समय जिनसे जिनसे नोट मिला उनका तो नाम वो रजिस्टर में लिख दिया उन्होंने, लेकिन नोट भारत वाले तो देंगे नहीं, कौन देगा? बांग्लादेश वाले। लेकिन इतने चालाक थे कि जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम छोड़ देते थे। तो जब कंप्लीट रजिस्टर हुआ तो असम की जनसंख्या तो उतनी रही, लेकिन घुसपैठिए भारतीय बन गए और असम वाले क्या बन गए? जोर से बोलिए जरा। ये इफेक्ट है करप्शन का। इसलिए जब रजिस्टर जारी हुआ असम में तो फिर हंगामा शुरू हुआ, और अब की बार बांग्लादेशी हंगामा नहीं कर रहे थे। अब की बार कौन हंगामा कर रहा था? भारत वाले। भारत वाले कह रहे थे कि ये कैसी एनआरसी हुई है, हमारा नाम छोड़ दिया। सेम यही समस्या एसआईआर में आ रही है। एसआईआर में भी बिहार में हुआ, 65 लाख लोग पाए गए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं अब 100% सारे फर्जी वोट कट चुके हैं या 100% विदेशियों के नाम कट चुके हैं। ऐसा भी है नहीं। हाँ, पहले से बेटर हो गया, 65 लाख फर्जी वोटर कटे, लेकिन ये मैं नहीं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% बिहार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नाम कट गया है। जिन्होंने माल पानी नीचे दिया है बीएलए को और बीएलओ को, जिन्होंने माल पानी दिया है वहां लेखपाल पटवारी को, उनका नाम अभी भी जुड़ा हुआ है। और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ शिष्टाचार बन गया। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, गूगल करना, पिछले हफ्ते चीन के एक मंत्री को फांसी हुई है। जिन लोग सोशल मीडिया में है गूगल करके देख लेना। अभी पिछले साल चीन के एक सरकारी कंपनी को जीएम को फांसी हुई थी, क्योंकि उस जीएम ने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था। उसके पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई थी, और कितना लेने पे? मात्र 2 लाख युआन, भारत में कहें 2 लाख रुपए, इतने लिया था। और यहाँ तो 2 लाख लेना मंत्री के लिए बड़े शर्म की बात है, एकदम बिलो द स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो सवाल यही है, व्यवस्था बदलेगी जब नियम कानून बदलेगा। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं बहुत सारे, मैं सुबह से डॉक्टर के साथ ही घूम रहा हूँ। कहाँ गए गुप्ता जी? सामने ही है। हाँ, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर क्या जाती है? दवाई। अच्छा डॉक्टर वो है जो अच्छी दवाई दे। अगर वो डॉक्टर अच्छी दवाई नहीं दे रहा है तो किस बात का अच्छा डॉक्टर? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब दवाई ठीक नहीं मिल रही है, और भारत में दवाई गड़बड़ चल रही है। अब समय आ गया है, अब डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, अब क्या बदलने की ज़रूरत है? दवाई। तो आप लोग दवा बदलने की मांग करिए, घटिया नियम कानूनों को बदलने की मांग करिए। ये रहा मेरा पहला टॉपिक। भारत माता की, भारत माता की।